India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी मामला पहले निचली अदालत सुनेगा। 8 हफ्ते में सुनवाई पूरा करने का निर्देश। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि किसी स्थान के धार्मिक चरित्र का पता लगाना वर्जित नहीं है। पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच समिति को रिपोर्ट सौंपने के लिए 4 हफ्ते का दिया वक्त। जांच में तेजी लाने को कहा। विशेषज्ञ एजेंसियों की राय का अभी भी है इंतजार। और सुप्रीम कोर्ट गठित आयोग ने हैदराबाद एनकाउंटर को बताया फर्जी। 10 पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाने की अनुशंसा। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की अनुमति दी। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलोनियों में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने का रास्ता किया साफ। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर हटाई रोक। India Legal presents Courts Roundup. तो सबसे पहले बात करते हैं पेगासस जासूसी कांड से जुड़ी हुई। पेगासस जासूसी कांड की जांच कर रही समिति को रिपोर्ट दाखिल करने के सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते का और समय दिया है। दरअसल समिति की ओर से कोर्ट में अंतरिम रिपोर्ट सौंपी गई थी। आज सुनवाई के दौरान समिति ने शीर्ष अदालत से समय की मांग की, जिसके बाद सीजेआई ने समिति को 4 सप्ताह का समय दिया है। कोर्ट का कहना है कि सुपरवाइजिंग जज टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे और जून के अंत तक कोर्ट को अपनी राय देंगे। मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कहा, हमें टेक्निकल समिति की अंतरिम रिपोर्ट मिली थी। कमेटी ने बताया है कि मई के अंत तक रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त तकनीकी समिति ने पेगासस जासूसी मामले की जांच रिपोर्ट जमा करने के लिए शुक्रवार को शीर्ष अदालत से और समय मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर.वी. रविंद्रन की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय तकनीकी कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि जांच कर रही तकनीकी समिति की सिफारिशों की जांच के लिए कम से कम 15 दिनों की आवश्यकता होगी। इसके बाद जांच रिपोर्ट दाखिल की जा सकेगी। पेगासस मामले पर चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई शुरू हुई तो सीजेआई ने टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट के बारे में बताते हुए कहा कि कमेटी ने कई टेक्निकल मुद्दों पर जांच की है। इस दौरान 29 उपकरणों और कुछ गवाहों की जांच पड़ताल और पूछताछ की बात भी कही गयी। सीजेआई ने समिति की मांग के अनुसार समय बढ़ाते हुए तकनीकी समिति में तेजी लाने को कहा है। सीजेआई ने टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट के बारे में बताते हुए कहा कि कमेटी ने कई टेक्निकल मुद्दों पर जांच की है। जांच पड़ताल के दौरान कमेटी ने 29 उपकरणों की जांच और कुछ गवाहों से पूछताछ भी की है। कमेटी ने कुछ मुद्दों पर जनता की राय भी मांगी और लोगों ने बड़ी तादाद में अपनी राय भी भेजी है, लेकिन कुछ विशेषज्ञ एजेंसियों की राय का इंतजार अभी भी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी समिति का कार्यकाल 4 हफ्ते तक बढ़ा दिया है। कोर्ट का कहना है कि सुपरवाइजिंग जज टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे और जून के अंत तक कोर्ट को अपनी राय देंगे। समिति ने सुप्रीम कोर्ट को जो रिपोर्ट सौंपी थी वह अंतरिम थी। इस रिपोर्ट में कुछ अन्य बिंदुओं का विश्लेषण किया जाना बाकी है। दरअसल समिति ने 18 अप्रैल को सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों को पत्र लिखकर पूछा था कि क्या उन्होंने इजराइल का पेगासस स्पाईवेयर खरीदा था।
जांच कमेटी ने कुछ मुद्दों पर जनता की राय भी मांगी थी, जिसमें लोगों ने बड़ी तादाद में अपनी राय भेजी है। सीजेआई ने कहा कि तकनीकी समिति मई के अंत तक फाइनल रिपोर्ट तैयार करके जस्टिस रविंद्रन को देगी। इसके बाद अगले 1 महीने में यानी 20 जून को न्यायाधीश रविंद्रन अपनी फाइल रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेंगे। बता दें कि पेगासस विवाद की जांच से जानकारी मिली कि इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल मंत्रियों, विपक्षी नेताओं, राजनीतिक रणनीतिकारों, पत्रकारों, कार्यकर्ताओं, अल्पसंख्यक नेताओं, अनुसूचित जाति के न्यायाधीशों, धार्मिक नेताओं और केंद्रीय जांच ब्यूरो के प्रमुखों पर किया गया था। कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया समूहों के एक संगठन ने दावा किया था कि कई भारतीय नेताओं, मंत्रियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, कारोबारियों और पत्रकारों के खिलाफ पेगासस का कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। हैदराबाद एनकाउंटर फर्जी था। जांच रिपोर्ट्स के इस खुलासे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 10 पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाने की अनुशंसा की है। साथ में मामले में न्यायिक जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है। अदालत ने तेलंगाना सरकार की रिपोर्ट सीलबंद करने की मांग ठुकराई और मामले को तेलंगाना हाईकोर्ट को वापस भेज दिया है। सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि जांच रिपोर्ट की कॉपी याचिकाकर्ताओं के साथ साझा की जाए। हैदराबाद में रेप के 4 आरोपियों को पुलिस ने 2019 में कथित मुठभेड़ में मार गिराया था। कमेटी की रिपोर्ट में कई बातें अहम थीं। कमेटी ने कहा था कि गिरफ्तारी के समय संदिग्ध कई संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों के हकदार थे, जिनका पुलिस कर्मियों द्वारा उल्लंघन किया गया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस हिरासत प्रदान करते समय कानून का गंभीर उल्लंघन भी किया गया था। 4 आरोपियों में से 3 नाबालिग थे। दो 2019 के चर्चित हैदराबाद एनकाउंटर पर पुलिस की कलई खुल गई है। 2019 के चर्चित हैदराबाद एनकाउंटर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित आयोग ने फर्जी माना है। आयोग ने कुछ पुलिस वालों को इसका दोषी बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने का आदेश दिया है। साथ ही आगे की कार्रवाई के लिए मामला तेलंगाना हाई कोर्ट भेज दिया है। इस एनकाउंटर में शामिल 10 पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाने की अनुशंसा की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की अनुमति दे दी है। कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक एसीपी रैंक समेत 10 पुलिस वाले फेक एनकाउंटर के आरोपी पाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना राज्य की मांग को खारिज कर दिया कि रिपोर्ट को एक सीलबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि इसमें गोपनीयता की कोई बात नहीं है। हमारे देश में जांच हुई और कुछ लोगों को दोषी पाया गया और राज्य सरकार रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करे। अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा मामले में जांच को गोपनीय रखा जाता है। ये फर्जी मुठभेड़ का मामला है। इसके साथ ही कोर्ट रिपोर्ट की कॉपी को याचिकाकर्ताओं के साथ साझा करने की अनुमति दी, जिन्होंने मुठभेड़ की जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका दायर की है। कोर्ट ने मामले को वापस तेलंगाना हाई कोर्ट को भी सौंप दिया। 12 दिसंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिसंबर 2019 को हैदराबाद में 4 आरोपी लोगों के कथित एनकाउंटर का कारण बनने वाली परिस्थितियों की जांच के लिए पूर्व एससी जज जस्टिस वी.एस. सिरपुरकर की अध्यक्षता में एक जांच आयोग के गठन का निर्देश दिया और इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रेखा बलदोटा और सीबीआई के पूर्व निदेशक कार्तिकेयन को शामिल किया गया था, जिन पर पशु चिकित्सक के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगा था। कथित मुठभेड़ में महिला डॉक्टर की हत्या के 4 आरोपियों को पुलिस ने मार गिराया था। जस्टिस सिरपुरकर आयोग को काम शुरू करने के 6 महीने में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। इस लिहाज से उसका कार्यकाल अगस्त 2020 में पूरा होना था, लेकिन कोरोना के चलते काम में देरी हुई। इस साल जनवरी में आयोग ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी वाद को सिविल जज से जिला जज को ट्रांसफर किया है। कोर्ट ने कहा कि जिला जज सुनवाई 8 हफ्ते में पूरी करेगा। अब जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी ये सुनवाई। कोर्ट ने यह भी कहा कि 17 मई को शिवलिंग की रक्षा करने और मुसलमानों को मस्जिद में पूजा करने की अनुमति देने का उसका अंतरिम आदेश तब तक जारी रहेगा जब तक कि मुकदमे की सुनवाई का फैसला नहीं हो जाता। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि किसी स्थान के धार्मिक चरित्र का पता लगाना वर्जित नहीं है। शांति की भावना बनाए रखने की जरूरत है। एक तरह से हीलिंग टच की जरूरत है।
ज्ञानवापी मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने जिला जज के पास मामले को सुनवाई के लिए भेजा है। सुप्रीम कोर्ट का 17 मई का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। कोर्ट ने निचली अदालत को ऑर्डर 7 रूल 11 मामले की सुनवाई 8 हफ्ते में पूरा करने को कहा है। अब जुलाई के दूसरे महीने में सुनवाई होगी। देखिए 7-11 की एप्लीकेशन होती है। जो मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि जो हमने सूट फाइल किया है वो मेंटेनेबल नहीं है, वो सूट चल नहीं सकता है। उसके लिए उन्होंने 7-11 की एप्लीकेशन डाली थी, मतलब इसको इमीडिएटली रिजेक्ट किया जाए। तो कोर्ट ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी उसको कंसिडर करेगा और जो बाकी चीजें हैं वो भी कंसिडर की जाएंगी। और ये ही 7-11 का मतलब है मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट का। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो उनकी एप्लीकेशन है वो डिसाइड की जाएगी। अब उनकी एप्लीकेशन माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब डिसाइड करेंगे और जो इंटरिम अरेंजमेंट है वो कंटिन्यू करेगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का 17 मई का, जिससे वो एरिया जहां पे शिवलिंग मिला था वो सील किया गया है। ऑर्डर 7 के नियम 11 के बारे में जस्टिस चंद्रचूड़ ने बताते हुए कहा है कि ऐसे मामलों में जिला न्यायाधीश को ही सुनना चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने 3 सुझाव दिए। पहला, ऑर्डर 7 रूल 11 पर निचली अदालत में चैलेंज किए गए मामले पर सुनवाई हो। दूसरा सुझाव था कि अंतरिम आदेश जारी हो। तीसरा सुझाव था जिला जज मामले की सुनवाई करे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि किसी भी स्थान के धार्मिक चरित्र का पता लगाना वर्जित नहीं है। आयोग की रिपोर्ट लीक होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि आयोग की रिपोर्ट लीक नहीं होनी चाहिए और केवल न्यायाधीश के समक्ष पेश की जानी चाहिए। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि मीडिया में लीक बंद होनी चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि समाज के विभिन्न समुदायों के बीच भाईचारा और शांति हमारे लिए सबसे ऊपर है। हमारा अंतरिम आदेश जारी रह सकता है, इससे सब और शांति बनी रहेगी। पहले ट्रायल कोर्ट को मुस्लिम पक्ष की अपील, दलील और 1991 के उपासना स्थल कानून के उल्लंघन की अर्जी पर सुनवाई करने दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम ट्रायल कोर्ट को चलने से नहीं रोक सकते। शांति बनाए रखने के लिए संविधान में एक ढांचा बनाया गया है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि निचली अदालत को निर्देश देने के बजाय हमें संतुलन बनाना चाहिए। हमें जमीन पर संतुलन और शांति की भावना बनाए रखने की जरूरत है। एक तरह से हीलिंग टच की जरूरत है। हम देश में संतुलन की भावना को बनाए रखने के लिए एक संयुक्त मिशन पर है। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील अहमदी ने कहा कि मस्जिद में हमें वजू करने की अनुमति नहीं है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, वहाँ वजू किया जाता है। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम जिलाधिकारी से वैकल्पिक इंतजाम करने को कहेंगे। वहीं सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इसके लिए भी इंतजाम किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम ट्रायल कोर्ट को चलने से नहीं रोक सकते। शांति बनाए रखने के लिए संविधान में एक ढांचा बनाया गया है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि निचली अदालत को निर्देश देने के बजाय हमें संतुलन बनाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अपना वो अंतरिम आदेश वापस ले लिया जिसके तहत उसने आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के अधिकार के संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट के 2021 के फैसले पर रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से कॉलोनियों में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने का रास्ता साफ हो गया। हाई कोर्ट ने 2021 में अपने आदेश में कहा था कि आवारा कुत्तों को भी भोजन का अधिकार है और नागरिकों को कुत्तों को खिलाने का भी अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने एक गैर सरकारी संगठन ह्यूमन फाउंडेशन फॉर पीपल एंड एनिमल्स की याचिका पर 4 मार्च को इस आदेश पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि इससे आवारा कुत्तों से खतरों की आशंका बढ़ेगी। जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने इन दलीलों का संज्ञान लिया कि हाईकोर्ट का आदेश एक दीवानी मामले में सुनाया गया था जिसमें 2 निजी पक्षकार आमने सामने थे और एनजीओ को इस मुकदमे में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। बेंच ने इस तथ्य का भी संज्ञान लिया कि असली मुकदमे के दोनों पक्षों के बीच विवाद का निस्तारण हो चुका था, इसलिए तीसरे पक्ष के इशारे पर मुकदमे को जारी रखने की जरूरत नहीं थी। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि ये विशेष अनुमति याचिका यानी कि एसएलपी दिल्ली हाई कोर्ट के 24 जून 2021 के फैसले से उत्पन्न होती है। अपने फैसले के तहत न्यायाधीश कई निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। कोर्ट ने कहा कि बाद में इस फैसले पर रोक लगा दी गई थी। बेंच ने अपने आदेश में कहा कि ये याचिका हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की अनुमति के लिए दायर की गई थी क्योंकि एनजीओ इस वाद में पक्षकार नहीं था।
ऐसा समझा जाता है कि मूलवाद के दोनों पक्षों ने मामला सुलझा लिया था। चूंकि मामला दोनों निजी पक्षों के बीच विवाद को लेकर था, इसलिए एसएलपी दायर करने की अनुमति मांगने का याचिकाकर्ता का कोई अधिकार नहीं है। हम इसलिए याचिका का निस्तारण करते हैं और अंतरिम आदेश वापस लेते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय ने रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी को धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 153(a) के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा द्वारा रिपब्लिक भारत द्वारा किए गए कुछ समाचार शो पर आपत्ति लेने की शिकायत के आधार पर राजस्थान के उदयपुर के अंबा माता पुलिस स्टेशन में 17 मई को गोस्वामी के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। गोस्वामी ने प्राथमिकी को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इस मामले का उल्लेख वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने न्यायमूर्ति संदीप मेहता के समक्ष किया, जिन्होंने पुलिस को प्राथमिकी में नामित व्यक्तियों के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 23 मई को होगी। याचिका में आरोप लगाया गया कि प्राथमिकी प्रेरित है और रिपब्लिक टीवी को कानूनी मामलों में परेशान करने और उलझाने के लिए दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) प्रथम के तहत क्रूरता के आधार पर एक पति को तलाक की अनुमति दी। केस में पति ने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी एक व्यभिचार जीवन जी रही है। तलाक की मांग करने वाली एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ये नोट किया गया कि अपने मतभेदों को स्पष्ट रूप से समेटने और लंबे अंतराल के बाद एक दूसरे के साथ रहने के निर्णय लेने के बाद दंपति मुश्किल से 24 दिनों तक साथ रहे, लेकिन पत्नी को 40 दिनों से अधिक समय तक गर्भवती पाया गया। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि कथित विवाह के बाद उसने अपने पति के अलावा किसी और के साथ संभोग में हिस्सा लिया था, अन्यथा वो ऐसे गर्भावस्था में नहीं जा सकती थी। ये भी कहा गया कि ये सच है कि पति ने डीएनए परीक्षण का विकल्प नहीं चुना और अपनी पत्नी द्वारा भरण पोषण की मांग वाली कार्रवाई में विवाद नहीं उठाया। बेंच ने आयोजित किया, लेकिन केवल इस आधार पर भौतिक तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और ये नहीं माना जा सकता है कि वो व्यभिचारी जीवन नहीं जी रही थी, जैसा कि फैमिली कोर्ट ने कहा था। विशेष रूप से तलाक के लिए पति की याचिका बिलासपुर की एक पारिवारिक अदालत ने इस आधार पर खारिज कर दी थी कि उसने अपनी पत्नी के खिलाफ व्यभिचार का आरोप लगाते हुए डीएनए परीक्षण का विकल्प नहीं चुना था। इसके अलावा उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि पत्नी ने घरेलू हिंसा और दहेज की मांग का दावा करते हुए अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। ये नोट किया गया कि उक्त प्राथमिकी उनकी शादी के लगभग 12 साल बाद 1996 में दर्ज की गई थी। कोर्ट ने फैसला सुनाया, सच है पति और उसके परिवार को बरी कर दिया गया, लेकिन ऐसा लगता है कि 2008 में कथित प्राथमिकी दर्ज करने से पहले पत्नी द्वारा कभी भी इस तरह का कोई आरोप नहीं लगाया गया था, जिसके आधार पर पति को कुछ समय के लिए जेल में डाल दिया गया। इतने लंबे समय के बाद आरोप लगाना उस पर मानसिक क्रूरता का कारण बनता है। न्यायाधीशों ने आगे कहा कि जोड़े के बीच विवाह अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया है, इसलिए ये सभी उद्देश्यों के लिए मृत है और इसे पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। इसलिए कोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13(1) के प्रथम के तहत पति को तलाक का फरमान सुनाया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस एल नागेश्वर राव के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया। इससे पहले शुक्रवार को जस्टिस एल नागेश्वर राव ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अंतिम कार्यदिवस के रूप में गुजारा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मौका मिलने पर वो हमेशा के लिए वकील बनना पसंद करेंगे। जस्टिस राव अंतिम कार्यदिवस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन और जस्टिस हेमा कोहली के साथ औपचारिक बेंच शेयर कर रहे थे। Today is an emotional day for me for the reason I am losing a best friend of mine and advisor who always kind and stand by me whenever I need. In fact, Nagesh Rao and me
he born in the month of June. I was born in the month of August 1957. Place of birth, I think, almost same. I was also born in Guntur, where my mother belongs. He is also born in Guntur, where he belongs to. On every sentence, on every occasion, whenever Lordship N. Nageshwar Rao today visited the library and then thereafter even came here, the clapping and the enthusiasm of bar shows that there is something happening. Honorable Justice L. Nageshwar Rao served as a judge for 2,196 days. I am counting it in days because every day was some special moment for all of us. I'm not only humbled, but I'm floored seeing the sort of affection that is shown by all of you. When I came to this court, I thought that I've made the last journey, and this will be the place where I'll go away from. But after practicing here for a long number of years, and that too working day in and out, I had a feeling that I should call it a day around 60 or 65, go back to Hyderabad and come here once in a while, not stop working, but do something more where I can help the underprivileged people of the society. तो कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। India Legal presents Courts Roundup.